अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पीडीएम टूट नहीं रही बल्कि पीडीएम टूट चुकी है। अवामी नेशनल पार्टी ने आज पीडीएम को खैरबाद कह दिया है, राहें जुदा कर ली हैं और अपोजिशन के इस इत्तेहाद के अंदर एक बड़ी दरार पड़ चुकी है। अवामी नेशनल पार्टी अलग हो चुकी है। अब ये 10 जमातों से कम होके 9 जमातों पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद रह चुका है और इसमें भी अब पीपल्स पार्टी को देखना है कि वो कब पीडीएम को छोड़ती है या पीपल्स पार्टी को निकाल दिया जाता है या पीपल्स पार्टी पीडीएम में रह के टफ टाइम देती है मौलाना फजलुर रहमान को और मियां नवाज शरीफ को। बहरहाल अवामी नेशनल पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि शोकाज नोटिस भेजकर पार्टी की तजलील की गई है, इसलिए उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहा था कि वो राहें जुदा कर लें पीडीएम से। यह मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में मुल्की सियासत पर इसके मज़ीद गहरे असरात मुरतब होंगे। बिलखुसूस पीपल्स पार्टी का फैसला आना है कि वो भी पीडीएम में रहना चाह रहे हैं या अवामी नेशनल पार्टी की तरह वो भी एक सख्त गिर इक़दाम उठाने जा रहे हैं पीडीएम को खैरबाद कहने का। इस पर कल या परसों तक जो है कुछ चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी सीसी में इस मामले को लेकर जाएगी। जो 5 को होनी थी सेनेट इजलास की वजह से वो आगे होगी, मौखर होगी। अब वो देखते हैं कब फैसला होता है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी अब टफ टाइम देगी पीडीएम की बाकी जमातों को, बिलखुसूस नून लीग और जेयूआई की। ये मामला तो चलता ही रहेगा, इस पर हम आगे भी मज़ीद बात करेंगे और पहले भी हम बात करते रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा अहम मामला है जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, पर्टिकुलरली कराची के अवाम के लिए, वो है के इलेक्ट्रिक की शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को फ़रोख्त के हवाले से। नाजरीन, ये मामला मैंने एक हफ़्ता पहले भी आपके सामने रखा था। मैंने जिन खदशात का इजहार किया था उन्हीं खदशात का इजहार अल-जुमैह ग्रुप के, यानी जो सऊदी टाइकून हैं जिनकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है केस पावर में, जो कि ओन करती है के इलेक्ट्रिक को, वो ख़त लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। कल उनका ख़त आया है जिसमें उन्होंने जो मैंने एक हफ़्ता पहले खदशात ज़ाहिर किए थे कि ताबिश गौहर साहब हो सकते हैं कि इलेक्ट्रिक की शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को फ़रोख्त के ख़िलाफ़ मुतहरिक हो सकते हैं, उनका किरदार हो सकता है। तो वो चीज़ें अब खुल के सामने आ गई हैं, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। और शेख अल-जुमैह जो है उन्होंने लिखा है प्राइम मिनिस्टर को इस ख़त के अंदर के जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट, यानी जो TORs हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और के इलेक्ट्रिक के दरमियान जो तय पा रहे थे, इस तनाज़े पर जो के इलेक्ट्रिक ने सरकार को, हुकूमत को पैसा अदा करना है, SSGC को बकाया जात की मद में, और जो NTDC ने टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम की बात में के इलेक्ट्रिक को अदा करना है, यानी वाजिबात भी हैं और कुछ वाजिबुल अदा रकम भी है, यानी रिसीवेबल्स एंड पेबल्स जो कि इलेक्ट्रिक और गवर्नमेंट के दरमियान है। इस पर तनाज़ा बना हुआ है। इस तनाज़े के हल के लिए एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर भी मुकर्रर किया गया था और उस आर्बिट्रेटर के मुकर्रर होने के बाद इसमें यह फैसला हुआ था कि न्यूट्रल आर्बिट्रेशन होगी। TORs बिल्कुल बन चुके थे, मामलात बहुत करीब पहुंच चुके थे कि अचानक से ताबिश गौहर साहब का ख़त आया, उनके नेगेटिव कमेंट्स आए। ये लिखते हैं अल-जुमैह साहब, और वो ये कहते हैं, अब्दुल अजीज़ अल-जुमैह प्राइम मिनिस्टर को लिखे कि ख़त में ये लिखते हैं कि ताबिश गौहर साहब के मनफी राय उनकी जब सामने आई, उनके मनफी कमेंट सामने आया, उससे हुकूमत और KE के दरमियान जो मुआहदा है वो खटाई में पड़ सकता है। उन्होंने ये भी लिखा है कि ताबिश गौहर साहब का मुफादात का टकराव है, वो ख़ुद KE के चेयरमैन और CEO रह चुके हैं, इसलिए एक मकसद के तहत उन्हें इस डील के सारे अमल से बाहर रखा गया था, लेकिन अब वो ख़ुद ज़बरदस्ती इस मामले के अंदर घुस गए हैं। उन्होंने ख़ुद ही अपने आप को दावत दे के वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी मीटिंग में आगे उनसे उन्होंने मुखातब हुए और उन्हें ये कहा कि KE की जो डील है हुकूमत के साथ मामलात हैं ये तय नहीं हो सकते, इस सिलसिले में किसी किस्म की उम्मीद ना रखी जाए। ये इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं ताबिश गौहर साहब। और साथ ही साथ उनके बारे में ये भी इसमें सामने आया कि उन्होंने यानी कि वो इस डील के बिल्कुल इसको नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक हैं। उनके यानी कि बदनीयती इसमें नज़र आ रही है बड़ी वाज़े तौर पर। अब इसमें जो ताबिश गौहर साहब हैं उनके बारे में ये भी लिखा गया कि वो मीडिया में कैंपेन भी रन कर रहे हैं इस डील के हवाले से, और बिल्कुल ही इस तरह की चीज़ें बयान कर रहे हैं कि जो उनके अपने दौर के फ़ैसले थे, बिलखुसूस क्लाब एक्ट का जो मामला है उस पर भी वो एक गलत इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाजरीन, क्लाब एक्ट ज़रा मैं आपको क्विकली समझा दूँ। क्लाब एक्ट पे पिछले हफ्ते ताबिश गौहर साहब अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में ARY पे शरीक थे। वहाँ उनसे जब सवाल हुआ क्लाब एक्ट का, तो उन्होंने कहा कि क्लाब एक्ट जो है ये इस पे 5 साल से ज़ायद हो गए हैं कि इलेक्ट्रिक ने स्टे लिया हुआ है। बेसिकली ये 45 अरब रुपए का मामला है। मैं ज़रा आपको जल्दी से समझा भी दूँ कि ये मामला है क्या, क्लाब एक्ट होता क्या है। जिस तरह से जो आपसे हर महीने पिछले कई माह से प्रैक्टिस है सरकार की, हुकूमत की, कि वो आपसे ले लेते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, आपसे इजाफी 1 रुपया फ़ी यूनिट 80 पैसे फ़ी यूनिट ले लिए जाते हैं। तो वो होता है ऐसे कि जिस फ्यूल से बिजली पैदा की जाती है
आपको तो सस्ती दे दी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट बाद में वो कैलकुलेट करती है कि फ्यूल उन्हें महंगा पड़ा, सस्ता पड़ा है, जितना उन्होंने चार्ज किया उससे। अगर वो बिजली आपको महंगी सरकार को पड़ी होती है, उन्होंने आगे आपको सस्ती दी होती है, तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में वो पैसे आपसे बाद के किसी बिल में वसूल कर लेते हैं। इसी तरह से जो क्लैप बैक है नाजरीन, ये होता है कि अगर बिजली सस्ती पैदा हुई है लेकिन आगे वो बिजली महंगे यूनिट आवाम को दिए गए हैं महंगे पैसों पे, तो आवाम को वो पैसा या तो वापस किया जाता है उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से, डिस्को की तरफ से, या फिर वो पैसा वजारत ख़जाना को दे दिया जाता है। अब ये तकरीबन 45 अरब रुपए का मामला है क्लैप बैक का, के इलेक्ट्रिक का, जिसमें इस मामले पे ताबिश गौर साहब तो कह रहे हैं कि केई जो है वो पिछले 5 साल से स्टे ऑर्डर लेके बैठी हुई है सारे मामले पे। तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले नाजरीन, ये बड़े इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि ये के इलेक्ट्रिक की एनुअल रिपोर्ट्स हैं, वहाँ से मुझे ये दस्तावेज़ात मिली हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग दस्तावेज़ात हैं। एक तो जो वो स्टे ऑर्डर का कह रहे हैं, तो ये स्टे ऑर्डर जो है नाजरीन, ये 2 अक्टूबर 2014 में ताबिश गौहर साहब ने ही ये स्टे ऑर्डर लिया था सिंध हाई कोर्ट में जाके क्लैप बैक के मामले पे। और इंटरेस्टिंगली चूँकि उस वक्त ताबिश गौहर साहब ही थे के इलेक्ट्रिक के CEO चेयरमैन, और उससे पहले ये मामला जो पटिशन थी नेपरा के अंदर के इलेक्ट्रिक की तरफ से इस पे डिफरल और क्लैप बैक के मैकेनिज़्म के हवाले से, वो पटिशन भी ताबिश गौहर साहब ने ही साइन की थी बतौर CEO के इलेक्ट्रिक 5 जनवरी 2010 को। अब ख़ुद एक मामले के पीछे हैं, खुद ही वो मामला शुरू करते हैं और आज जाके बिल्कुल अनजान बन जाते हैं कि ये पिछले 5 साल से के इलेक्ट्रिक जो है वो गया हुआ है इस सारे मामले में, स्टे ऑर्डर्स लेके बैठा हुआ है। तो ये तो इसमें बड़ा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि एक बंदे का अपना किरदार है, वो ख़ुद उनके हाथ का लगाया हुआ पौधा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो SSGC के साथ एक पड़ा चल रहा है, तो नाज़ा चल रहा है कि इलेक्ट्रिक का के 127 अरब रुपये अदा करने हैं, उसमें भी 2012 में ये पैसे रोके गए थे। 13.7 अरब प्रिंसिपल अमाउंट है, जिस पे आज मुनाफा लग के 9 साल के अंदर ये जो रकम है वाजिब अदा, ये 127 अरब तक पहुंच चुकी है। 2012 में जब ये पैसे SSGC के रोके गए थे 13.7 अरब प्रिंसिपल अमाउंट जो आज कंसिडर की जाती है, वो भी ये फ़ैसला भी ताबिश गौहर साहब के दौर में हुआ था जब वो CEO थे के इलेक्ट्रिक के 2012 में। पर ये उनके अपने किए गए फ़ैसले आज एक बड़ी डील जो कि इंटरनेशनली होनी है कि इलेक्ट्रिक की फ़रोख्त होनी है, शंघाई इलेक्ट्रिक पावर को शंघाई इलेक्ट्रिक पावर ने टेक ओवर करना है। ये कंपनी मैंने जिस तरह पहले आपको बताया बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक का शंघाई इलेक्ट्रिक पावर को के पास जाना, क्योंकि शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का पोर्टफोलियो प्रोफाइल उसका बहुत बड़ा है। ये कंपनी $9.5 अरब की इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है और के इलेक्ट्रिक के बस का काम तो नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह के इस वक्त कराची के हालात हैं, बिजली की तलब है वो बढ़ती जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम जो है वो बेहतर बनाने वाला है। तो अगर इसमें ज़रूरी है कि एक बड़ी कंपनी आए, शंघाई नहीं आती, तो इससे इसी प्रोफाइल की कोई बड़ी कंपनी पाकिस्तान के अंदर आए। आना तो शंघाई को चाहिए, जो कि 2016 से वो पाकिस्तान के अंदर ये डील करके बैठे हैं पाकिस्तान के शंघाई की के इलेक्ट्रिक की खरीद को ख़रीदने के लिए माजर। लेकिन ये मामला जो है बीच में रुकावट बना हुआ है रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स का। अब वो मामला करीब पहुंचा था कि ताबिश गौहर साहब का ख़त आ गया उस मामले पे, उस पर रुकावट डालने के लिए। अब इस पे जो ताबिश गौहर साहब का जवाब आया वो क्विकली मैं आपको ज़रा पॉइंट बाय पॉइंट ज़रा बता देता हूँ। एक तो ये मुफादात का टकराव के वाले से उन पर इल्ज़ाम आ रहा है, जो शेख अल-जुमैर ने भी लगाया है उन पर इल्ज़ाम, सऊदी टाइकून ने। उस पर ताबिश गौहर साहब ये कहते हैं कि मैं चूँकि के इलेक्ट्रिक छोड़ चुका हूँ 2015 में और मेरा कोई लेना देना इस वक्त इदारे के साथ नहीं है, अभी मैं स्टेट के रियासत के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ, इसलिए ये इल्ज़ाम जो मुझ पर लगाया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। हालांकि मैंने आपको कनेक्शन बताया कि ये फ़ैसले माजी में सारे ताबिश गौहर साहब भी करके गए हुए हैं। आज जिन फैसलों पे वो के इलेक्ट्रिक को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, ताबिश गौहर साहब को ये लगता है कि कोई PR फर्म जो है के इलेक्ट्रिक के बिहाफ पे उनके ख़िलाफ़ कैंपेन रन कर रही है। तो मैं ज़रा वजाहत देता चलूँ ताबिश गौहर साहब, ना मेरा किसी PR फर्म के साथ कोई लेना देना है, ना मेरा उनके साथ कोई वास्ता है, ना मेरा किसी PR फर्म के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना किसी के कहने पे मैं ये कर रहा हूँ। मेरे पास पूरी डिटेल्स हैं, पूरे शवाहिद हैं आपके बारे में, एक से एक चीज़ जो भी मैंने अब तक बयान की है, हक़ाइक़ सामने रखे हैं, वो बिल्कुल दस्तावेज़ात पर मबनी मैंने रखे हैं। और मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूँ, कोई इल्ज़ाम आप पे मैंने नहीं लगाया अब तक। ये सवालात हैं, इनके जवाबात आप दें कि आप किस लोकल इन्वेस्टर को, कौन से ऐसे लोकल इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप कराची के अवाम को एक मुसीबत में डालने जा रहे हैं।
अगर ये डील होती है कराची के अवाम को भी फ़ायदा है उसका, पाकिस्तान की इंटरनेशनली साख को फ़ायदा है, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है मज़ीद आएगी अगर आप उन्हें इनकरेज करेंगे, डिस्करेज करेंगे इस तरह से, तो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने के लिए आइंदा कोई नहीं आएगा। जो सवालात मैंने उठाए हैं पाकिस्तान के मुफाद के लिए उठाए, पाकिस्तानी अवाम के मुफाद के लिए उठाए, कराची के अवाम की बेहतरी के लिए उठाए हैं और मेरे ख्याल से मेरी वजाहत काफ़ी है। मैं उन बंदों में से नहीं हूँ कि जो किसी से पैसा लेकर या कोई और फ़ायदा लेकर किसी किस्म की कोई खिदमात अपनी दे। ना मैंने आज तक अपना कलम बेचा है और ना अपने ज़मीर को बेचा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इज़्ज़त कमाई है, पैसा नहीं कमाया। किराए के घर में रहता हूँ, बैंक से लीज़ पे लेके गाड़ी चला रहा हूँ। आपकी तरह मेरे पास बहुत ज़्यादा असासे नहीं पड़े फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के अंदर, कुछ भी नहीं असासे मेरे पास। आज तक 13 साल सहाफ़त के अंदर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ इज़्ज़त कमाई है। तो आप अगर शक आ रहा है कि मैं किसी PR फर्म से पैसे लेके आपके ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहा हूँ तो ये आपकी गलतफ़हमी है। अपने आप को दुरुस्त कीजिए, अपने नज़रियात को, अपनी सोच को दुरुस्त कीजिए, दूसरों पे गलत इल्ज़ाम तराशी मत कीजिए। मुझे जो मैसेज मिला किसी आपके कुलीग साथी वज़ीर की तरफ से कि ताबिश कौर साहब को ये लग रहा है मेरे बारे में, तो वो उनकी गलतफ़हमी है। और दूसरा ये भी वो ताबिश कौर साहब कह रहे हैं किसी के थ्रू उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि आए आप मुझसे मिलें, प्राइवेटली मिलते हैं, डिस्कस करते हैं सारा मामला। तो मैं उन्हें मुतअद्दिद मरतबा अपने प्रोग्राम पे, TV चैनल पे, अपने प्रोग्राम पे भी और यहाँ पे भी उन्हें इनवाइट कर चुका हूँ कि आएँ, वो अपना मौक़िफ़ दें, मैंने जो सवालात उठाए हैं उनका जवाब दें। वो नहीं देना चाह रहे, वो कह रहे मैं TV पे नहीं आऊँगा, मुझे आप प्राइवेटली आके मिलें, वहाँ मैं आपको आपके सारे सवालात का जवाब दूँगा। तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट जो है वो सवालात अगर TV पे उठाता है तो जवाब भी उनके TV पे ही आपसे लेना चाहेगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।